हेलो, नमस्कार साथियों। सफलता क्लास पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रशांत। काफ़ी दिनों से मैं आपसे एक वायदा कर रहा था कि आपके लेखपाल के पेपर के लिए सरकारी योजनाओं का पार्ट 2 का जो वीडियो है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण और कुछ अन्य कारणों की वजह से पार्ट 2 का वीडियो जल्दी आपको नहीं मिल पाया, यानी रिलीज़ नहीं हो पाया। एक्चुअली होता क्या है कि जो सरकारी योजनाएं हैं या फिर जो स्पेशल जो चीज़ें रहती हैं, महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं आपके एग्जाम के लिए, तो मैं उन्हें चाहता हूं कि उन्हें लाइव क्लास ना करके उन्हें एक प्रीमियर के तौर पर या फिर एक रिकॉर्डेड वीडियो आपको दे दी जाए। रिकॉर्डेड वीडियो में ये होता है कि उसमें कोई कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, तो फिर कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होता है ना। अब जो लाइव क्लासेस होती हैं तो उसमें क्या होता है कि बीच में आप क्वेरीज भी कर रहे होते हैं, तो वहाँ फिर ना चीज़ें एक इंटरप्ट हो जाती हैं। और ये टॉपिक आपकी एक ऐसी चीज़ होती है, अब उसमें भी योजना एक ऐसी चीज़ है जो कि आप एक तरफ से पढ़ेंगे और लगातार पढ़ेंगे, सीक्वेंस से पढ़ेंगे, सीरीज में पढ़ेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे और बिना इंटरफेयर के पढ़ेंगे, तो जल्दी से समझ में आती है और याद भी रहती है। तो मेरे यही मानना था और इसीलिए मैं ये वीडियो आपको लाइव ना देकर प्रीमियर के तौर पर ये वीडियो दे रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कमेंट जरूर करते रहिएगा अपने कमेंट सेक्शन में, ठीक है। लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे, ये तो मुझे पूरा आप पर यकीन है, ठीक। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं हम अपनी सरकारी योजनाओं की। और हाँ, इस क्लास का यानी इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लेने का एकमात्र तरीका है, वो है आपका सफलता ऐप। सफलता ऐप आप डाउनलोड करेंगे और सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद को किसी भी परीक्षा के लिए इनरोल करेंगे अपने मोबाइल नंबर से, और उसके बाद आप आरडीएस या फिर किसी भी लेखपाल के बैच में इनरोल करेंगे तो वहाँ से इस क्लास की बैकअप के साथ साथ पीडीएफ भी ले पाएंगे। इस क्लास का पीडीएफ ही नहीं मिलता सफलता ऐप पर, बल्कि आपको मॉक टेस्ट, ई बुक और तमाम जो पीडीएफ नोट्स जो होते हैं वो भी सारे आपको एब्सोल्युटली फ्री मिल जाते हैं सफलता ऐप पर। उनका भाई साहब कोई पैसा नहीं है, क्योंकि हमारा मोटो है साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और आज हम शुरू करेंगे इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम था, यानी जो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम था उससे ही, क्योंकि ये हमने पिछली क्लास में इसकी कुछ एक छोटी सी झलक देखी थी और इससे जुड़ी हुई चीज़ें भी कुछ हमने देखी थी, लेकिन पूरी तरह से इसे हमने नहीं समझा था, ठीक है। तो पूरी तरह से आज समझते हैं, बाकी फिर इससे आगे की जो योजना है उन पर भी एक एक नज़र डालते चलेंगे। और एक काम करेंगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें कोई यूपीएससी का मेंस नहीं लिखना है, हमें लेखपाल का पेपर करना है या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर शुरू करते हैं। अगर हम आईआरडीपी की बात करें तो इसका नाम था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हिंदी में इसका नाम था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आप समझ चुके होंगे, जैसे कि नाम में है इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड का मतलब ये था कि जो भी ग्राम पंचायतों में संसाधन हैं क्षमा करें, जो भी ग्राम पंचायतों में जो प्राकृतिक संसाधन हैं या पहले से संसाधन उनके पास मौजूद हैं, उन सभी को इंटीग्रेट करके, यानी उन सभी को मिला के उस ग्राम पंचायत के लिए या उस ग्राम पंचायत की विकास के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाएंगी, तो उसे नाम दिया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारी योजनाएं बनाई गई थी जो कि ग्राम पंचायत या गांव के जो प्राकृतिक संसाधन थे उन्हें प्रयोग करते हुए बनाई गई थी, ठीक है। इसका दूसरा नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम भी था। दूसरा नाम समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। ये इसका दूसरा नाम था। हो सकता है आप पेपर में आपसे नाम अदल बदल के पूछ लिया जाए। एक और इसका नाम था स्थानीय प्राकृतिक उपयोग, ठीक है। स्थानीय प्राकृतिक उपयोग कार्यक्रम, ठीक है। अब जैसे कि ये नाम है ना, स्थानीय प्राकृतिक उपयोग कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम ग्राम पंचायतों के लिए चलाया गया था, और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, तो स्थानीय प्राकृतिक चीज़ों को, संसाधनों को प्रयोग करते हुए जो कार्यक्रम चलाए गए थे ग्रामीण विकास के लिए, उसी से नाम पड़ गया था इसका एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो इतना था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओके। अब इससे फिर अगली योजना की हम बात करते हैं, जो है आपकी रोजगार आश्वासन योजना, ठीक है। लिख लीजिए, रोजगार आश्वासन योजना।
रोजगार आश्वासन योजना की अगर हम बात करें तो रोजगार आश्वासन योजना ये एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बाद चलाई गई योजना थी। और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कहीं ना कहीं गांव की सारी चीज़ें सम्मिलित की गई थी, जिसमें रोजगार था, पेयजल की सुरक्षा, पेयजल था, सुरक्षा थी, उच्च जीवन था। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई थी और उसमें रोजगार भी एक था। तो रोजगार के लिए ज़रूरत थी कि रोजगार के लिए कोई एक योजना चलाई जाए, तो उसके लिए योजना चलाई गई थी जिसका नाम था रोजगार आश्वासन योजना। इसकी जो शुरुआत थी वो 2 अक्टूबर 1993 यानी 1993 में की गई थी। ठीक है, 2 अक्टूबर 1993 यानी 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, जिसका नाम था रोजगार आश्वासन योजना। अब रोजगार आश्वासन योजना ये हम बोल सकते हैं कि अभी वर्तमान में जो मनरेगा योजना जो चलाई जा रही है, अब मनरेगा योजना में क्या है कि मनरेगा योजना भी हमें रोजगार का आश्वासन देती है। और सिर्फ आश्वासन नहीं देती है, बल्कि ये जो योजना है यानी जो मनरेगा जो है वो तो गारंटी भी देती है। गारंटी मतलब 100 दिनों का रोजगार देने की सरकार की गारंटी है। सरकार आपको कम से कम 100 दिनों का रोजगार देगी। ठीक है, तो मनरेगा तो अब रोजगार की भी गारंटी देती है, लेकिन ये जो रोजगार आश्वासन योजना थी वो कोई गारंटी योजना नहीं थी, ये सिर्फ आश्वासन योजना थी। ठीक है, एश्योर्ड कि वो एश्योर्ड किया गया था इसमें कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कि भाई इसमें हम आपको रोजगार देंगे। अब याद करिए इसी से संबंधित एक और चीज़, ट्राइसेम। ट्राइसेम में क्या था, ट्राइसेम में भी जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा थे उन्हें रोजगार देने के लिए भी उन्हें ही रोजगार देने के लिए वो योजना चलाई गई थी जिसका नाम था ट्राइसेम। ठीक है, तो ट्राइसेम भी इसी के अंतर्गत इसी में इंटीग्रेट कर दी गई थी रोजगार आश्वासन योजना में। ठीक, चलो शुरुआत इसकी कब हुई थी, अगर हम शुरुआत की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 यानी 1953 में इसकी शुरुआत की गई थी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ये था कि युवाओं को, गांव के युवाओं को, एक ग्राम पंचायत एक गांव के युवाओं को प्रत्येक घर से कम 2 युवाओं को रोजगार देना। ठीक है, प्रत्येक घर से कम 2 युवाओं को रोजगार देने का इसका उद्देश्य था। और आगे चल के जब ये जो रोजगार आश्वासन योजना थी थोड़ी और फलीभूत थी तो इसे फुल फ्लेज्ड योजना बना दिया गया। केंद्र सरकार ने इसे अपनी फुल फ्लेज्ड योजना बनाया और इसका जो कंट्रीब्यूशन था वो केंद्र और राज्य के बीच में 75:25 का रहा था। ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है आपसे कि किसी भी योजना में केंद्र और राज्य के बीच का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो रोजगार आश्वासन योजना में केंद्र और राज्य के बीच का जो कंट्रीब्यूशन था वो आपका 75:25 का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो हमने अभी 2 योजनाएं देखी। पहली योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, दूसरी रोजगार आश्वासन योजना। ठीक है, तीसरी देखते हैं जवाहर समृद्धि योजना। जवाहर समृद्धि योजना। जवाहर समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो इसकी जो शुरुआत थी वो अप्रैल 1999 में की गई थी। ठीक है, अप्रैल 1999 यानी 1999 में की गई थी। और जवाहर समृद्धि जो योजना थी ये पहले एक योजना चलती थी जिसका नाम था जवाहर रोजगार योजना, यानी पूर्ववर्ती जो योजना थी, पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना, जो कि अगर आपको याद कर पा रहे होंगे तो 1989 के आसपास चलाई गई थी जवाहर रोजगार योजना। उसी का नया स्वरूप था जवाहर समृद्धि योजना। ठीक है, जवाहर समृद्धि योजना को फिर आगे चल के 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया। ठीक है, जवाहर समृद्धि योजना को आगे चल के यानी सन 2001 में इसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है, इसमें इसे मिला दिया गया। ठीक है, दोनों को सम्मिलित कर दिया गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दोनों को सम्मिलित कर दिया गया यानी दोनों को मिला दिया गया। ठीक है, किसे किसे, जवाहर समृद्धि योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यानी जवाहर समृद्धि योजना को ही सन 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में सम्मिलित कर दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, रोजगार आश्वासन योजना की अगर हम बात करें तो इसकी मैं चर्चा कर चुका हूं। इसकी शुरुआत 1999 में हुई थी। ठीक है, और 75:25 का रेशियो रहता था, इसकी हम बात कर चुके हैं। तो अब हम अगली योजना देखते हैं, इसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जो कि बहुत ही प्रमुख योजना है। फेमस क्या मतलब लगभग उत्तर प्रदेश के हर पेपर में पूछी गई है, लेखपाल में तो बहुत पूछी जाती है। नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना।
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक, अब यही देखो एक बहुत बड़ी योजना थी और इसके अंदर कम से कम 5 से 6 योजनाएं समाहित थी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस योजना के तहत कम से कम 5 से 6 योजनाएं समाहित की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत अप्रैल 1999 में की गई थी, तो ये आपके लिए जो है ज़रूरी जानने वाला चीज़ है। शुरुआत इसकी अप्रैल 1999 में हुई थी, 1999। ठीक, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं मिलाई गई थी? सबसे पहले IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, याद कीजिए अभी हमने पढ़ा था, उसे भी इसी में मिला दिया गया था। ठीक है, पहली योजना, 6 योजनाओं को मिलाया गया था इसमें। पहली तो IRDP, दूसरी जो इसके अंतर्गत योजना मिलाई गई थी वो थी ट्राइसेम, जो कि मैं अभी बताया था, मैंने अभी आपको, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए, TRYSEM, ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र में युवा रोजगार के लिए योजना पहले से चलाई जा रही थी। ठीक है, तो वो भी इसमें मिला दी गई। तीसरी योजना जो इसमें मिलाई गई थी वो थी सितारा। ठीक है, सितरा, और ये सितरा योजना जो थी वो थी आपकी, जो कुशल कारीगर थे, कुशल कारीगर जो थे, कुशल कारीगर, उन्हें उपयुक्त यानी उनकी कारीगरी के, उपयुक्त कारीगरी के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण देना और उसके साथ ही साथ उन्हें औजार मुहैया कराना यानी औजार उपलब्ध कराने के लिए ये सितरा योजना चलाई गई थी। ठीक है, SITRA सितरा योजना चलाई गई थी, या फिर हम बोल सकते हैं ग्रामीण जो दस्तकार होते हैं उनके लिए उन्हें औजार उपलब्ध कराने के लिए योजना थी, जो कि अप्रैल 1999 में ग्रामीण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में मिला दी गई थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना में कौन कौन सी योजनाएं मिला दी गई थी? तो IRDP, ट्राइसेम, सितरा, और चौथी और लिख लीजिए, 4 नहीं 6 हैं इसके अंतर्गत मिलाई जाने वाली। चौथी आपकी गंगा कल्याण योजना, गंगा कल्याण योजना। ठीक है, तो ये भी इसी में मिलाई गई थी। और 5वीं योजना थी DWCRA, DWCRA, जो कि थी आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास के लिए जो ये योजना चलाई जा रही थी, महिला एवं बाल विकास। ठीक है, राइटिंग थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आज, बाकी समझ तो सब रहे ही होंगे। DWCRA यानी महिला एवं बाल विकास के लिए योजना चलाई जा रही थी, वो भी इसमें शामिल की गई थी। और 6वीं एक और थी, उसे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 6वीं जो योजना थी 10 लाख कुएं योजना, 10 लाख कुएं योजना, ये योजना भी इसी में शामिल कर दी गई थी। यानी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कि अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी, इसके अंतर्गत 6 योजनाओं को मिला दिया गया था। सबसे पहले आपका IRDP यानी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरी ट्राइसेम, तीसरी सितरा, चौथी गंगा कल्याण योजना, 5वीं DWCRA और 6वीं 10 लाख कुएं योजना। इन सभी योजनाओं को इस योजना के अंतर्गत मिला दिया गया था, सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थी आपकी स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना। ठीक है, और इससे पहले अगर हम बात करते हैं कुटीर ज्योति योजना की, तो देखो कुटीर ज्योति योजना की जो चीज़ है वो मैं कुटीर ज्योति योजना के बारे में पार्ट 1 में बता चुका हूं। तो आप एक काम करेंगे, जिसने भी किसी भी भाई बंधु ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पार्ट 1 वाली वीडियो जाके अभी देखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपको जो पुरानी जो योजनाएं हैं, जैसे हम बात करते हैं IRDP, तो IRDP की चर्चा हमने उसमें बहुत अच्छे तरीके से की थी। ट्राइसेम की भी कहीं ना कहीं हमने चर्चा उसमें की है। ठीक है, गंगा कल्याण या गंगा हरियाली योजना की हमने बात की थी। तो ये योजनाएं सब हो चुकी हैं। ठीक है, अब ये स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात थी, तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में ये सारी योजनाएं मिला दी गई थी, इसलिए मैंने इसका जिक्र किया है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगली योजना की। अगली योजना है आपकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जो कि आपके अक्सर कर पेपर में पूछी जाती रहती है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। ठीक, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो सन 2000 में चली थी। ठीक है, सन 2000 में चलाई गई थी, और सन 2000 में तो आप समझ सकते हैं, आप समझ के आप पता ही होगा, पहले से थोड़ी तरह तो जनरल नॉलेज आप रखते ही होंगे, लेखपाल के पेपर देने जा रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे
स्वर्गीय श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी जी, ठीक है, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। तो उन्हीं के द्वारा इस योजना को चलाया गया था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग थे, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस योजना को चलाया गया था। और इस योजनाओं में जो ग्रामीण क्षेत्र में जितनी भी मूलभूत चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें इस योजना में शामिल की गई थी। मूलभूत चीज़ें जैसे पेयजल हुआ, है ना, सड़क हुआ, और लिखता जाता हूँ मैं सभी पेयजल, क्योंकि ये पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या क्या शामिल किया गया था। पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, और इसीलिए स्कूल चलो अभियान चला था सन 2002 में, पता होगा आपको। आवास, ठीक है, प्राथमिक शिक्षा हो गया, आवास हो गया। और आगे चल के इसे 2001-2 में, सन 2000 में शुरू हुई थी, सन 2001 और 2 की फाइनेंशियल ईयर में विद्युतीकरण को भी इसके एक घटक के रूप में इसे जोड़ा गया था। विद्युतीकरण यानी इलेक्ट्रिफिकेशन ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण को भी इसके एक घटक के रूप में जोड़ दिया गया था। पहले इसमें पेयजल था, प्राथमिक शिक्षा थी, आवास था, सड़कें थी, ठीक है, आवास, सड़कें, ये सारी चीज़ें पहले थी। 2001-2 में विद्युतीकरण को भी इसमें जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत चलाए गए कार्यक्रम क्या क्या थे। अब देखो, ग्रामोदय, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये तो एक योजना थी। इस योजना का उद्देश्य था कि गांव क्षेत्र के जो भी लोग हैं, उन सभी के जीवन स्तर में हमें सुधार लाना है। अब जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्यक्रम चलाने पड़ेंगे, हमें मिशन चलाने पड़ेंगे। तो इसके तहत चलाए गए कार्यक्रम, अब सड़कों के लिए सबसे पहले चलाया गया कार्यक्रम, मैंने अभी कहा था, आपसे जिक्र किया था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। देखो, मैं ये योजनाएं जो करा रहा हूँ ना, ये एकदम सीक्वेंस वाइज करा रहा हूँ आपको, ऐसी तो आपको किताबों में नहीं मिलेंगी। सीक्वेंस वाइज का मतलब ये है कि कौन सी योजना किसके बाद आई थी और वो क्यों आई थी, और उससे उसका पहले वाली योजना से क्या कनेक्शन था। जैसे अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की, तो इसका कनेक्शन किससे था, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना से। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत ये उद्देश्य रखा गया था कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के जीवन में हमें सुधार लाना है, यानी उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। और जीवन स्तर के सुधार में लाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पेयजल की सुविधा देनी पड़ेगी, प्राथमिक शिक्षा देनी पड़ेगी, आवास देने पड़ेंगे, सड़कें देनी पड़ेंगी। अब इसके लिए फिर अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए थे। अब जैसे पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम, बात एक ही होती है। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क कार्यक्रम, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि गांव क्षेत्र के लोगों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करना, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी आपकी सन 2000 में ही, 25 दिसंबर सन 2000, क्योंकि 25 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री, उस समय वो वर्तमान प्रधानमंत्री का, वर्तमान नहीं, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन हुआ करता था, ठीक है। तो सन 2000 में ये योजना चली थी, और सन 2001 तक इसमें, इसके अंतर्गत लगभग 1 लाख गांव को सड़कों तक जोड़ भी दिया गया था, यानी 1 लाख गांव तक सड़कें भी बन गई थी, ठीक है। अब बात होगी सड़कों की। अब भैया आवास भी देना है, तो आवास के लिए भी योजना चली थी, तो वो भी लिख लीजिए, ठीक है। आवास के लिए योजना चली थी, तो आवास के लिए थी इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना, इससे पहले इंदिरा आवास योजना जो थी वो इससे पहले 1985 में ऐसे ही प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जा रही थी, उस पूरे क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा था। लेकिन फिर आगे चल के इसे, ठीक है, आगे चल के, और लगभग 2000 के आसपास, बाकी तो आगे भी इसमें बहुत सारे करेक्शन होते रहे हैं, लेकिन 2000 के आसपास इसे अच्छी फुल फ्लैज तरीके से इसे पूर्ण रूप से केंद्र शासित प्रायोजित कर दिया गया, यानी केंद्र सरकार प्रायोजित कर दिया गया, पूर्ण रूप से केंद्र प्रायोजित कर दिया गया। ठीक है, हालांकि बीच बीच में भी इसमें बदलाव होते रहते हैं, ठीक है। इससे पहले 1985 में शुरू हुई थी। उद्देश्य इसके क्या थे, क्या था इस योजना में, इंदिरा गांधी योजना में उद्देश्य था SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों तथा इसके साथ ही साथ बधुआ मजदूर,
ठीक है, इन लोगों को मुफ्त में आवास उपलब्ध कराना। इन लोगों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना इंदिरा गांधी आवास योजना का लक्ष्य था। ठीक है, अगली योजना लिख लीजिए समग्र आवास योजना। ये भी आवास से ही जुड़ी थी। समग्र आवास योजना। ठीक है, ये योजना भी आवास से जुड़ी थी और इस योजना की जो शुरुआत थी वो हुई थी आपकी 1999-2000 में, 1999 2000 के आसपास इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले ये 24 राज्यों में शुरू की गई थी और 24 राज्यों के प्रत्येक जिले के, यानी एक एक जिले के एक एक ब्लॉक के एक एक ग्राम पंचायत में शुरू की गई थी समग्र आवास योजना। ठीक है, तो इसकी एक खासियत यही थी कि सबसे पहले जब इसकी शुरुआत हुई थी तो एक जिले में, एक ब्लॉक में और एक ग्राम पंचायत के एक गांव में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ऐसे इसकी शुरुआत हुई थी समग्र आवास योजना की। ठीक, तो ये आपकी आवास से जुड़ी हुई योजना है। अब अगली योजना लिख लीजिए ग्रामीण निर्माण केंद्र। ग्रामीण निर्माण केंद्र, इस योजना की जो शुरुआत थी वो केरल से हुई थी। ठीक है, ग्रामीण निर्माण केंद्र का इसका जो उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी फैलाना, प्रौद्योगिकी का प्रचार करना, यानी गांव के लोग भी कहीं ना कहीं डिजिटल बन जाएं। ठीक है, इसकी शुरुआत 1995 यानी 1985 में की गई थी। 1995 यानी 1995, क्षमा करें, 1995 यानी 1995 में की गई थी केरल से। ग्रामीण निर्माण केंद्र योजना का नाम था। प्रौद्योगिकी प्रचार यानी ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को टेक्नोलॉजी से जोड़ना, उन्हें टेक्नोलॉजी से अवगत कराना, उन्हें बताना कि भैया टेक्नोलॉजी क्या क्या होता है, इससे क्या क्या हो सकता है। अब डिजिटल इंडिया तो खैर बहुत बाद में आया है, डिजिटल इंडिया तो अभी की योजना है 2014 की, वो हम चर्चा करेंगे। जो देखो अब इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा वो करूंगा सन 2005 के आसपास तक की योजनाओं की। ठीक है, 2005 या जो वर्तमान सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं उसकी चर्चा अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वर्तमान सरकार में काफ़ी सारी योजनाएं चली हैं जो कि बहुत ज़्यादा संदर्भित हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो उनके लिए तो एक अलग ही वीडियो बनेगी, एक ही वीडियो में शामिल करना आसान नहीं है उन्हें, तो उनके लिए तो एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मैं वो वीडियो अलग से बनाऊंगा, पार्ट 3 भी इस वीडियो का आएगा। ठीक है, जब वेब सीरीज़ का आता है ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो इस वेब सीरीज़ नहीं, इस वीडियो का पार्ट 3 भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक, अब इतना इंतजार नहीं होगा, जितना इंतजार इस वीडियो के लिए किया गया है उतना इंतजार उसके लिए नहीं किया जाएगा। ठीक है, जल्दी मिल जाएगी, अभी ख़त्म नहीं है, और भी योजनाएं मैं इसमें आपको बता के जाऊँगा। ग्रामीण निर्माण योजना हो गया, इसके बाद इंदिरा आवास योजना इससे पहले हो ही गया। अगली योजना लिख लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जिसका नाम है खाद्यान्न बैंक योजना। खाद्यान्न यानी फूड बैंक योजना। ठीक, खाद्यान्न बैंक योजना जो थी इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हर एक ग्राम पंचायत में एक खाद्यान्न बैंक को स्थापित करना। खाद्यान्न बैंक को स्थापित करना क्यों? जिससे होता क्या है कि ऊपर से जो भी खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बंटने के लिए आता है वो कहीं ना कहीं जल्दी स्टॉक से ख़त्म हो जाता है। अब भैया गांव में ही रहेगा तो कभी कभी भी आवश्यकता होगी तो कभी भी ले सकेगा, कोई भी किसान या कोई भी व्यक्ति जिसे आवश्यकता है, तो इसलिए खाद्यान्न बैंक योजना चली थी। ठीक है, और इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो सन 2002 में हुई थी, सन 2001-2। खाद्यान्न बैंक योजना सन 2001 और 2 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य इसका था ग्रामीण क्षेत्र में या हर ग्राम पंचायत में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में खाद्यान्न बैंक स्थापित करना। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में खाद्यान्न बैंक स्थापित करना इस योजना का लक्ष्य था। ठीक, और ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना थी। ओके, और जब ये योजना शुरू की गई थी तो लक्ष्य रखा गया था कि लगभग 1.14 लाख गाँव में हम इसी साल खाद्यान्न बैंक की स्थापना कर लेंगे, और उसके लिए जो फंड अलॉट किया गया था लगभग 1100 करोड़ रुपए। कितना? 1100 करोड़। सन 2002-1 में काफ़ी था इतना, सन 1100 करोड़ रुपए।
ठीक है। तो उस समय इसका जो इसे फंड प्रोवाइड किया गया था 1100 करोड़ रुपए इसे फंड दिया गया था। ठीक है। नाम था ग्रामीण निर्माण केंद्र योजना, ये हमने देख ली, केरल से शुरू हुई थी। उद्देश्य इसका प्रौद्योगिकी प्रचार था। अगली योजना थी खाद्यान्न बैंक योजना। इसका उद्देश्य था एक ग्राम पंचायत स्तर पर एक खाद्यान्न बैंक की स्थापना करना, यानी एक फूड स्टोरेज मतलब गेहूं चावल वगैरह वगैरह रखने के लिए एक गोदाम बनाना। ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, आपके गांव क्षेत्र में कहीं ना कहीं जरूर बनी होगी एक गोदाम जैसे बोलते हैं। मेरे गांव में तो बनी है, अब आपके गांव में पता नहीं बनी है या नहीं बनी है। ये सन 2002 में ही बननी शुरू हुई थी। ठीक है। तो 2 योजनाएं ये थी, और इससे पहले हमने काफ़ी योजनाएं देखी हैं। अब हम बात करते हैं अगली योजनाओं की। ठीक है। अभी आज बहुत सारी योजनाएं आपको कराने वाला हूँ। अगली योजना की अगर हम बात करते हैं तो अगली योजना है महिला स्वयं सिद्धि योजना। महिला स्वयं सिद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत भी सन 2001 में हुई थी। उद्देश्य इसका था महिला सशक्तिकरण, यानी वुमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट इसका उद्देश्य था। ठीक है। इससे ये जो योजना थी वो पूर्व संचालित इंदिरा महिला योजना का ही दूसरा स्वरूप था। इंदिरा महिला योजना का ये नया स्वरूप था। इससे पहले एक योजना चल रही थी जिसका नाम था इंदिरा महिला योजना, उसका ये दूसरा स्वरूप था। ये केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा चलाई गई थी। अगर मंत्रालय पूछा जाए किसके द्वारा चलाई गई थी तो केंद्रीय मानव विकास एवं संसाधन मंत्रालय। संसाधन मंत्रालय यानी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय, इसका ये नाम होता है यार, एग्जैक्ट नाम ये होता है, मानव विकास नहीं होता, मानव संसाधन होता है। मानवों को संसाधन मिलेंगे तो विकास अपने आप हो जाएगा ना, है ना। तो केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इस मिनिस्ट्री के द्वारा इस योजना को चलाया गया था। ठीक है। योजना चलाई गई थी सन 2001 में। उद्देश्य इसका महिला सशक्तिकरण था। ठीक है। अगली योजना लिख लीजिए बीमा ग्राम योजना। यहाँ बन जाएगी बीमा ग्राम। देखो आपने एक अंतर और देखा है इस वीडियो में और पुरानी वीडियो में। पुरानी वीडियो में सब कुछ टाइपिंग होता था, लेकिन इसमें टाइप नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि जब मैं लिखता हूँ और मेरे साथ साथ आप लिखेंगे ना तो आपको बिना याद किए हुए याद हो जाएगा। ये मेरी एक स्ट्रेटजी थी आपको याद कराने की। होता है ना कोई चीज़ अगर हम लिख लेते हैं तो याद हो जाता है। मैंने सोचा कि आज यूनिक तरीके से चलता है। ठीक है। जिससे कि आपको याद करने में आसानी होगी। अगर आप जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो चीज़ें भी अगर आपने लिख ली होंगी तो भी ये योजनाएं आपको याद रहेंगी, क्योंकि मैंने बताई इतनी सरल तरीके से हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करके और एक दूसरे से एक सीक्वेंस से एक के बाद एक। बीमा ग्राम योजना की जो शुरुआत थी सन 2002 में हुई थी। ठीक है। इसकी शुरुआत सन 2002 में हुई थी। बीमा ग्राम योजना की अगर हम बात करते हैं तो ये पिछड़े गाँव को विकसित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। पिछड़े गाँव को विकसित करने के लिए ये योजना चलाई गई थी। ठीक है। और इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि प्रत्येक गांव के 75% परिवारों का हम भाई साहब बीमा कर लेंगे। और ना सिर्फ बीमा करेंगे बल्कि इसके अलावा जो बीमा की जो प्रीमियम होगा, यानी बीमा की किस्त, जिसे हम आसान भाषा में बोलें तो प्रीमियम का 25% भाग हम ग्रामीण विकास में प्रयोग करेंगे, यानी उसी गांव के विकास में प्रयोग करेंगे। 25% भाग, जैसे मान लीजिए 100 रुपये प्रीमियम है और 10 लोगों ने बीमा करा लिया है तो 100 10 कितना हो जाएगा, 1000 प्रीमियम बनेगा। अब 1000 का 25% ये जो संस्था थी वो संस्था उसी गांव के विकास के लिए प्रयोग कर देती थी। अब 100 रुपये का 25, 250 रुपये। अब इतना तो नहीं, मतलब एक बड़ा अमाउंट बनता था। तो इसमें ये नियम थे। ठीक है। नाम था बीमा ग्राम योजना। अब ये जानना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका ये यूनिक पॉइंट ये था, ये वाला, कि प्रीमियम का 25% जो भाग था वो ग्रामीण विकास में दे रहे थे ये। तो ये एक यूनिक पॉइंट है, इसलिए आपके लिए जानना ज़रूरी है। ठीक।
तो नाम था बीमा ग्राम योजना, 2002 में शुरू हुई थी, पिछड़े गांव के लिए थी। प्रत्येक गांव में 75% परिवारों को बीमा देने का लक्ष्य था। प्रीमियम का 25% ग्रामीण विकास में भी देने का नियम था। ठीक है, अच्छा चलो और भी योजना लिख लो। अब लिख लो कपाट। कपाट क्या होता है? सॉरी, कपाट इंग्लिश में से KAPART कापाट बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम होता है लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। लोक कार्यक्रम, ठीक है, एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद। ठीक, इसकी जो शुरुआत थी, ये जो संस्था थी, इसका जो गठन हुआ था वो थोड़ा पहले हो चुका था, 1986 यानी 1986 में इसका गठन हुआ था। ये एक संस्था थी यानी एक ऑर्गेनाइजेशन था जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए काम करता था, लाइक आपका नाबार्ड, नाबार्ड की तरह। ठीक है, नाबार्ड तो फंड करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो कापाट था वो लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास संस्था, ये जो थी, जो वो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए काम करती थी। ठीक है, इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। करती थी क्या? करती है। इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में है। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं थी आपकी। एक और योजना लिख लीजिए, इसका नाम है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, यहां लिख देते हैं। भूमि विकास कार्यक्रम, ये जो योजना थी एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, इसकी जो शुरुआत थी वो 1989-90 में यानी पहले हो चुकी थी, और उद्देश्य एक ही था कि जो भी बंजर भूमि है उसका विकास करना। ठीक है, 1989-90 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, और बंजर भूमि को खत्म करना, इसके साथ ही साथ रोजगार सृजन, रोजगार देना। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य रहा था। ठीक, अब अगली योजना लिख लीजिए, विजन 2020। विजन 2020 या विजन 2020 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर इंडिया पूरा नाम है, विजन 2020 फॉर इंडिया। महत्वपूर्ण योजना है मेरे भाइयों, लिखना जरूरी से। ठीक है, विजन 2020 फॉर इंडिया, हिंदी में भी यही चलेगा, हिंदी में रूपांतरण मत करना है इसका। ठीक, इसका जो उद्देश्य है वो गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उन्हें गरीबी से मुक्त करना। ठीक है, गरीबी से मुक्त करना, एकदम एक यानी पॉवर्टी फ्री इंडिया। और ये उद्देश्य बनाया हुआ है कि आने वाले 20 वर्षों में, आने वाले 20 वर्षों में हम ये गरीबी रेखा नामक जो कलंक है, गरीबी रेखा जो कलंक लगा हुआ है, इसे हम एकदम हटा देंगे, यानी भारत से गरीबी को एलिमिनेट कर देंगे आने वाले 20 साल में। ठीक है, ये केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है, और इसके तहत तमाम तरह के कार्यक्रम बीच बीच में चलाए जाते हैं। ठीक है, कोई एक निश्चित कार्यक्रम नहीं है। नाम है विजन 2020 फॉर इंडिया, यानी विजन 2020 फॉर इंडिया। हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक ही नाम है। गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं उन्हें गरीबी रेखा से मुक्त करने के लिए योजना चलाई जा रही है। आने वाले 20 वर्षों में भारत को गरीबी से मुक्त कर दिया जाएगा, ये इस योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब कुछ किसानों के लिए योजनाएं हैं, तो उन्हें भी आप लिख लीजिए। ये तो हमने देखा ग्रामीण समाज से संबंधित योजनाएं। अब किसानों के लिए योजनाएं। ठीक है, किसानों के हित में चलाई जा रही योजनाएं, अगर हम बात करते हैं किसानों के हित की, तो पहले से हम हटा ही देते हैं। किसान हित की, किसानों के लिए योजनाएं, तो सबसे पहले ऋण माफी योजना। ठीक है, और ये क्या है ना कि समय समय पे बदलाव इसलिए होता है कि अलग अलग सरकारों की अलग अलग योजनाएं होती हैं। दूसरी तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने कौन सी ऋण माफी योजना चलाई थी। ठीक है, दूसरी है मुफ्त सिंचाई सुविधा योजना। मुफ्त सिंचाई
सुविधा योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी तालाब, नहर और सरकारी ट्यूबवेल जो होते हैं उनसे अगर आप सिंचाई करते हैं तो वो एकदम फ्री है। ठीक है, यानी किसान अगर सरकारी ट्यूबवेल, नहर या तालाब से सिंचाई करते हैं तो वो फ्री है, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। ट्यूबवेल प्राइवेट नहीं, ये नहीं कि प्राइवेट किसी से कर रहे हैं तो फ्री होगा। अगर आप सरकारी ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं तो एकदम वो फ्री है। ठीक है, तो ये किसानों के लिए मुफ्त सिंचाई ऋण माफी योजना। आम आदमी बीमा योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, ये भी लिख लीजिए। कृषक दुर्घटना बीमा योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना। इसमें क्या होता है कृषक दुर्घटना बीमा योजना में कि कृषक दुर्घटना बीमा योजना में प्रति व्यक्ति कवर दिया जाता है 5 लाख का। ठीक है, यानी 5 लाख का दुर्घटना बीमा होता है। और इसके अंतर्गत होता क्या है कि मान लीजिए किसी भी किसान, कोई भी किसान अगर प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी मृत्यु होती है, प्राकृतिक आपदा के कारण अगर मृत्यु होती है, जैसे सांप के काट लेने से, ठीक है, तालाब में डूबने से, ठीक है, या आग लगने से, इनमें से किसी के भी कारण, या फिर कोई भी अन्य प्राकृतिक आपदा, तूफान से, आंधी से, तो सरकार क्या करेगी 5 लाख का दुर्घटना बीमा देगी। आपने देखा भी होगा इसके तहत सरकार मुआवजा देती है। वो एक अलग बात है, सरकार बढ़ा के भी दे सकती है, लेकिन 5 लाख का तो दुर्घटना बीमा देती है। ठीक है, तो कृषक दुर्घटना बीमा योजना। आम आदमी बीमा योजना, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। आम आदमी बीमा योजना, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए बीमा के लिए है। एक और मुख्य है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। इसे हटा के ना तब लिखते हैं क्योंकि उससे ही जुड़ी एक नई योजना है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो जुलाई 2016 में हुई थी। ठीक है, और इसी के तहत एक योजना चलाई जा रही है, इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नया नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, कहाँ अब तो हम 2016 तक आ चुके हैं कवर करते करते। मैंने कहा था 2005 तक ही कवर करेंगे, लेकिन इससे जुड़ी हुई योजनाएं हैं इसलिए मैंने ये भी कवर कर दिया। बाकी और भी बहुत सारी वर्तमान सरकार की योजनाएं हैं, जैसे डिजिटल इंडिया हुआ, स्किल इंडिया हुआ, वो हम अगली वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 3 में। तो प्रधानमंत्री ये फसल बीमा योजना या राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एक ही बात है। इसके तहत क्या होता है कि खरीफ फसल का 2% प्रीमियम और रबी फसल का 1.5% प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसल का आपका 2% का प्रीमियम, ठीक है, और रबी का आपका 1.5%। और ये किसका, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट का। जैसे मान लीजिए आपने चावल लगाया हुआ है और चावल में जो लागत आई है आपकी वो 10,000 रुपये की आई है, तो 10,000 का 2% आपको बीमा के प्रीमियम में देना होगा अगर आप उस फसल को बीमा कवर कराना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे मित्रों कुछ प्रमुख योजनाएं थी जो आपके लिए पढ़ना ज़्यादा या बेहद ज़रूरी था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ बैचेस हैं। जैसे आपको ये NDA का बैच है, मात्र 3,999 रुपये का बैच है, जो कि 2 जून से बैच शुरू हो चुका है। आपका अगर कोई छोटा भाई बहन है तो इसे इनरोल जरूर कराइएगा। ये हमारा EPSS लेखपाल का बैच जो कि 31 मई से शुरू हुआ है और 899 रुपये का बैच है मात्र। अब पेपर भी आगे बढ़ गया है, 24 जुलाई को पेपर होने वाला है, तो अब आपके पास पर्याप्त समय भी है ना। 24 जुलाई लगभग 2 महीने हैं आपके पास। 2 महीने नहीं तो आप 1.5 महीने मान के चलिए। ठीक है, 2 महीने तो नहीं है, लेकिन 1.5 महीने से ज़्यादा ही है, ये भी है ना। तो आपके पास पर्याप्त समय है, आप तैयारी कर सकते हैं लेखपाल का। और हमारे 9th 10th 11th 12th यानी एकेडमिक क्लासेस जो भी होती हैं तो उसके लिए हमारा 9 महीने का कोर्स है। कोर्स का नाम है चैंपियन बैच। तो इस बैच को आपको जरूर लेना चाहिए। 1 जून से बैच शुरू हो चुका है, आपको नहीं आपके छोटे भाई बहन को, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उसे। ये CVT का हमारा साइंस बैकग्राउंड के लिए और ये ह्यूमैनिटीज़ के लिए है, यानी ये हमारा कोर्स डोमेन बैच है। और कॉमर्स भी है और इसके अलावा नॉन साइंस बैकग्राउंड भी, आर्ट बैकग्राउंड के लिए भी है। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है और उसके लिए हमारा बैच भी आया हुआ है मात्र 1299 रुपये का। ईपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी जल्दी आएंगी और हमारा बैच आ चुका है और बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 1399 रुपये में। ठीक, ये डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स आप 4,500 रुपये में सीख सकते हैं 100 घंटे के लिए, और 40 घंटे के लिए मात्र 1299 रुपये में।
ये ग्राफिक डिजाइनिंग आप सीख सकते हैं मात्र 1299 में, यानी अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है आजकल इसकी। पीईटी 2022 का सितंबर में होना है, उसका बैच हमारा आ चुका है मात्र 1999 का। सी टेट के लिए 1299 सिंगल फीस, सिंगल पेपर, बहुत पेपर 1699 फीस है, ले सकते हैं आप। सारी चीज़ें आप सफलता ऐप से ले सकते हैं, और सफलता ऐप से इस क्लास का पीडीएफ और पीडीएफ के अलावा ई बुक और मॉक टेस्ट फ्री में ले सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि हमारा मोटो साथ रहेंगे सक्सेस तक। वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो ना, तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे। पसंद तो जरूर आई होगी, बहुत दिनों से आपको इंतजार था, काफ़ी मैसेजेस मेरे पास आते थे, शिकायतें भी आती थी बहुत ज़्यादा कि कब आएगी वीडियो, कब देंगे वीडियो, कब देंगे वीडियो। तो वीडियो आपकी आ चुकी है, ठीक है। प्रमुख योजनाओं को मैंने इसमें कवर किया है, और जो नई वर्तमान योजनाएं उन्हें अगली वीडियो में कवर करेंगे। छोटी सी वीडियो में 15 से 20 मिनट में कवर कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक, मुलाकात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जुड़े रहिए सफलता के साथ, सफलता है आपके साथ। मिलेंगे आगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।